हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 2 है। और आज हम हमारी जो भी इंडिया का जो भी पार्ट होगा, जो भी संरचना है इंडिया की, जैसे मरुस्थलीय भाग हैं, पर्वतीय भाग हैं, मैदान है या फिर द्वीप प्रायद्वीप हैं, तो हम आज इंडिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो वर्तमान में जो हमारे ये देश का जो स्वरूप है ना, वो दो कारणों से ही है। सबका ही, चाहे कोई भी कंट्री है, कोई भी जगह है, उसका स्वरूप दो कारणों से ही तो होता है ना, अंतर्जातीय बल और जो बहिर्जातीय बल होता है उसके कारण। तो क्या हुआ कि जो अंतर्जातीय और जो बहिर्जातीय जो भी क्रियाएं होती है ना, उसके फलस्वरूप ये जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 खंडों में बांट दिया। वो 3 खंड कौन से हैं? वो है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करो। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय खंड क्या है फ्रेंड्स? प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है ना, वो कटी फटी है। क्या है? उत्तरी सीमा जो प्रायद्वीपीय खंड की है वो कटी फटी है, जो कि कच्छ केरन से शुरू होके और अरावली की जो पहाड़ियां है ना, वहां से होती हुई पश्चिम से गुजरती हुई फिर दिल्ली तक, और फिर वहां से यमुना गंगा नदी से होते हुए और राजमहल की पहाड़ियां और जो गंगा का डेल्टा है ना, वहां तक जाती है। क्या है? प्रायद्वीपीय जो खंड है उसकी जो सीमा है, उत्तरी सीमा, वो कटी फटी है। और ये कच्छ से शुरू होके और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से होती हुई दिल्ली और फिर गंगा यमुना के समानांतर जो भी राजमहल की ये पहाड़ियां हैं और जो गंगा का डेल्टा है ना, वहां तक फैला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या है? उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग, क्या है? करबी एंगलोंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेघालय का पठार और पश्चिम में राजस्थान की भी इसी खंड में विस्तार हुआ है। ठीक है। और कहाँ कहाँ है ये जो प्रायद्वीपीय खंड है? ये है पश्चिम बंगाल में जो मालदा ब्रंश है उसके उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय, और करबी एंगलोंग पठार का जो छोटा नागपुर का पठार है उससे इनको ये अलग करता है। क्या है? जो पश्चिम बंगाल में जो मालदा ब्रंश है ना, वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और करबी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये क्या है? ये मुख्यतः किस किस से बना है? ये नाइस और ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है ये पठार? ये प्रायद्वीपीय भाग बना है नाइस से और ग्रेनाइट से बना है। और कैम्ब्रियम काल से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है, यानी कि इसका कैसा है? ये कठोर है। इसका जो स्वभाव है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय भाग का ये कठोर है। आगे देखिए, अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या कह रहा है कि मान लो जो पश्चिमी तट है ना, वो समुद्र में डूबा हुआ है, या फिर वहाँ पे जो भी विवर्तनिक क्रियाएं हो रही हैं उसके कारण भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। वरना अगर समुद्र में डूबा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा? वो टूट तो सकता है ना, वो टूटेगा। चाहे विवर्तनिक क्रियाएं हो, चाहे वो पानी में डूबा हो, कभी ना कभी तो उसका अपरदन होगा। लेकिन क्या है? इसका ये अपवाद क्या दिया है कि ये वाला भाग है ना, जो नाइस और ग्रेनाइट से बना है, ये कठोर भूभाग है, जो कि समुद्र में डूबा होने के कारण और जो विवर्तनिक क्रियाएं हो रही हैं इस पर, उनके कारण भी ये जो का त्यों खड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से प्रभावित है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। कौन सा भाग? ये प्रायद्वीपीय भाग जो है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो हैं उसका हिस्सा है। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर हलचल हो रही हैं और जो खंड भ्रंश हैं उन पर इनका क्या हो रहा है? ये प्रभावित हो रहे हैं उससे। आगे है, नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। जो भी ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्मदा, ताप्ती और महानदी की जो रिफ्ट वैली है वो, और सतपुड़ा का जो भी ब्लॉक माउंटेन है वो इसका जो प्रायद्वीपीय भाग है इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आगे है,
प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रायद्वीप में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन सी होती हैं? जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए यहाँ, अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये वाली जो श्रेणी है ये, और महेंद्रगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ ये अवशिष्ट पहाड़ियों में शामिल हैं। और ये सारी ही किसका भाग है? प्रायद्वीप का भाग है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, जो भी ये प्रायद्वीपीय भाग है, इसमें जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं ना, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर क्या है हमारे, देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो पूर्वी जो प्रायद्वीपीय भागों में जो नदियां बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं? वो जाके वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और गिरने से पहले वहाँ पे क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये कहाँ जाती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और इनके द्वारा क्या है? डेल्टा भी बनाया जाता है। तो हमने ये पढ़ा प्रायद्वीपीय भाग। आगे देखते हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ये क्या कह रहा है? देखो, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड था वो क्या था? ग्रेनाइट से बना था, नीस से बना था। तो वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा कठोर था। उसके ऊपर तो अगर मान लो जो वो चट्टानें इसमें समुद्र में डूबी थी या फिर विवर्तनिक क्रियाएं थी ना, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा भाग है जो उनसे कम कठोर है, यानी कि दुर्बल और लचीला है। वो वाला जो भाग है ना, वो कहलाता है हिमालय और अन्य पर्वत, ये अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इन पे क्या होता है? ये वाले जो पर्वत होते हैं ना, ये वर्तमान समय में जो भी इनके ऊपर इंडोजेनेटिक और जो एक्स्ट्रोजेनेटिक जो भी ये फोर्सेस लग रही है ना, उनकी वजह से जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो ये वाले जो पर्वतमालाएं हैं, ये इन बलों के कारण, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण क्या हो रहा है? इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। विवर्तनिक हलचलें मतलब मान लो भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, इस तरह से ये हलचलें यहाँ पे होती हैं, और ये इन के कारण जो पर्वत हैं उनका निर्माण यहाँ पे हुआ है। और जो यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, वहाँ पे क्या करती हैं? ये बहुत तेज बहाव से बहती हैं और ये अपरदन भी करती हैं। और क्या है यहाँ पे जो सभी जो ये पर्वत है ना, अब ये युवावस्था में है। ठीक है, जो ये अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पे जो भी पर्वत हैं वो युवावस्था में पाए जाते हैं। और गोर्ज, वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएं और जो वाटरफॉल होती हैं ना, ये सारी की सारी यहाँ पे जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बनती हैं। इसका क्या मतलब है? गोर्ज कहाँ बनता है? वी आकार की घाटी, शिप्रिकाएं, जलज गर्तिकाएं, ये जलप्रपात, ये वाले जो भी हमारी ये आकार की जो भी घाटियां वगैरह बनती हैं नदियों के द्वारा, ये कहाँ पे बनाई जाती हैं? जहाँ पे क्या होता है, जो ये यंग माउंटेन्स होते हैं वहीं पे ये बनते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, ये है गंगा, सिंधु और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। ये क्या है? भारत का जो तीसरा भूवैज्ञानिक खंड है ना, वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो भी ये मैदान बनाती हैं तीनों नदियाँ, ये तीसरा भूवैज्ञानिक खंड के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। और इसको क्या मानते हैं कि ये एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमालाओं के निर्माण के तीसरे चरण में, यानी कि 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। किसका? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसका निर्माण बोला है कि जो भी हमारा हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उसके तीसरे चरण में, यानी कि आज से लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इस मैदान का निर्माण हुआ था। तब इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां थी ना, वो अपने साथ जो अवसाद लेकर आती थी और यहाँ पे वो बिछाती रहती थी, उसकी वजह से ये हुआ था। और इन मैदानों में जलोढ़ की जो औसत गहराई है ना, वो 1000 से 2000 मीटर तक पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? जो गंगा सिंधु का मैदान है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो मैदान है ये कितना पुराना है? 6.4 करोड़ वर्ष पुराना है। और यहाँ पे जो जलोढ़ है उसकी औसत गहराई जो पाई जाती है वो पाई जाती है 1000 से 2000 मीटर गहरा। आगे देखिए, जो भी
भू आकृतियां हैं हमारी, उन भू आकृतियों के आधार पर हमारे ये क्या है, देखो किसी भी स्थान की जो भू आकृति होती है ना, वो उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी फिलहाल मान लो अगर कोई मैदान ही है तो सबसे पहले उसकी जो संरचना हुई है, उसकी बनावट जो हुई है, किस प्रक्रम के द्वारा हुई है और कितना उसका विकास हो चुका है, ये तीनों चीजें मिलके और तब वो उस मैदान को ये बनाती है। तब हमें ये पता चलता है कि जो ये मैदान बना है ये किस कारण से बना है, किस प्रक्रम के द्वारा बना है और अब तक इसका कितना विकास हो चुका है, ये बता रही है ये वाली लाइन। ठीक है, आगे है भारत में धरातलीय विभिन्नताओं का महत्व। ये बहुत ही ज्यादा महत्व क्या है कि भारत में जो धरातल है ना, उस पे बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसे, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं मरुस्थल आ गया, कहीं पे द्वीप समूह है, या फिर कहीं पे तटीय भाग आ गया। तो क्या हो गया, ये धरातलीय विभिन्नताएं तो है ना। तो क्या है, इस आधार पर पूरा जो हमारा भारत देश है उसको भू आकृति के आधार पर कितने खंडों में बांट दिया, यहाँ पे देखिए 6 खंडों में बांट दिया। ये 6 खंड कौन से हैं, क्वेश्चन में आएगा कि भू आकृति के आधार पर भारत को कितने खंडों में बांटा गया है, 6 में बांटा है, या फिर ये इसमें से 4-5 दे देंगे और फिर आपको पूछ लेंगे कि ये जो है ये भू आकृतिक खंड जो है इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछेंगे। देखिए कौन से हैं, फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और सिक्स्थ है द्वीप समूह। अब आगे इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है ना, वो हिमालय पर्वत और उसके जो समानांतर जो भी ये पर्वतमालाएं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ना, उनको शामिल करते हैं हम इसमें और क्या है, हिमालय के समानांतर जो भी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या है, वो हिमालय पर्वत का जो उत्तरी पर्वतमालाएं हैं उसी का ही तो भाग है ना। इसमें हम मुख्यतः किस किस को शामिल कर रहे हैं, वृत्त हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक की जो प्रमुख श्रेणियां है ना, इनको हम इसमें शामिल करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, हिमालय जो पर्वत है वो एक रोधक के रूप में नहीं, अपितु ये क्या है कि जलवायु और अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में है। ठीक है, फिर जो हिमालय पे जो भी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं उनमें अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमें। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और जो दूसरी ये भू आकृति के आधार पर हिमालय को है ना, हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम इन 5 भागों में बांटते हैं। यानी कि जो उच्चावच है, जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनके आधार पर हम हमारे ये पूरे के पूरे हिमालय पर्वत को 5 श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट है कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिमी हिमालय, सेकंड है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, थर्ड है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, फोर्थ है अरुणाचल हिमालय और फिफ्थ है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। तो देखिए सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में कि जो कश्मीर हिमालय है ना, इसमें अनेक छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी हैं, कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ये सारी की सारी श्रेणियां किसका भाग है, हिमालय के उत्तर पश्चिमी हिमालय या फिर कश्मीरी हिमालय का भाग है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आगे है कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो एक वृत्त हिमालय है और जो ये कराकोरम की जो भी ये श्रेणियां हैं इनके बीच स्थित है। यानी कि जो कश्मीर हिमालय का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, जो वृत्त हिमालय और कराकोरम की जो श्रेणियां हैं उनके बीच स्थित है, वो एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है और वो ठंडा एरिया है इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल कहते हैं। और क्या है यहाँ पे कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिमी हिमालय में, यहाँ पे है विश्व प्रसिद्ध घाटी। कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। और क्या है यहाँ पे, डल लेक है, डल झील भी यहीं पे है। कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी हिमालय में या फिर कश्मीर में। ये डल लेक और जो कश्मीर की जो घाटी है ये उत्तर पश्चिमी हिमालय
हिमालय में है, और ये वाला जो एरिया है जो वृत हिमालय और कराकोरम के जो श्रेणियों के बीच पाया जाता है, ये एक ठंडा मरुस्थल भी कहलाता है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, और देखिए यहाँ पे क्या है, कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कश्मीर हिमालय ना, ये करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा क्या होता है, देखिए यहाँ पे कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। क्या होता है ये होता है जो चिकनी मिट्टी होती है और जो दूसरे हिमोड होते हैं ना, उनका एक मोटी परत के रूप में जमाव हो जाना ही क्या है, करेवा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए आप। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कश्मीर हिमालय में क्या होता है, जाफरान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, जाफरान की खेती की जाती है। और यहाँ पे जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ना, ये यहीं पे पाए जाते हैं। क्या क्या ये हैं, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी, लद्दाख, फोटुआ, ये सारे के सारे दर्रे जो है ना, ये कश्मीर ये या फिर उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लेक हैं वो कौन सी हैं, ये अलवणीय जल की हैं, यानी कि ये मीठे जल की लेक हैं। ये डल और जो वूलर झील है ना, यहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो लवणीय झील है, यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय में लवणीय झील है वो कौन सी है, वो देखिए ये है पांगांगसो और सोमुरीरी। पांगांगसो और सोमुरीरी जो झीलें हैं ये तो हैं लवणीय झीलें, और जो डल और जो वूलर झीलें हैं कश्मीर हिमालय में वो हैं मीठे पानी की, यानी कि ताज़े पानी की झीलें हैं वो। ठीक है, आगे देखिए जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब और इस क्षेत्र से होती हुई कहाँ पे बहती हैं, ये सिंधु की जो सहायक नदियां हैं ये झेलम और चिनाब से ये बहती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, कुछ प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है ना वो पाए जाते हैं इस कश्मीर हिमालय में। वो कौन से हैं, वो देखिए, वो है वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरार शरीफ। ये सारे के सारे जो ये तीर्थ स्थल हैं ये कौन सी जगह पाए जाते हैं, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में, या फिर हम कह सकते हैं कि कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो जो अमरनाथ की गुफा है यहाँ पे हर साल बहुत सारे आदमी जाते हैं, वैष्णो देवी पे भी जाते हैं, और ये चरार शरीफ है यहाँ पे भी जो मुस्लिम लोगों के लिए है। ये सारे के सारे जो हैं ये एक पवित्र और तीर्थ स्थल है यहाँ पे। और जो जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है जो ये श्रीनगर है, ये कहाँ पे है, झेलम नदी के किनारे है। तो देखिए हमने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ से। जो हमारा कश्मीर या उत्तरी हिमालय है उसमें हमने पढ़ा जो कराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और जो लद्दाख वाला जो ये सारे क्षेत्र हैं ये कहाँ हैं, कश्मीर में हैं। फिर हमने पढ़ा कि वृत हिमालय और कराकोरम जो श्रेणियां हैं उसके बीच में एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कश्मीर घाटी भी इसी एरिया में है, डल झील भी यहीं पे है। फिर जो बनिहाल दर्रा है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, ये सारे के सारे दर्रे हैं ये इसी एरिया में पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा ये करेवा क्या होता है कि कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे जो पदार्थ होते हैं ना हिमोड, उनकी मोटी परत जम जाती है तो वो कहलाती है करेवा। फिर हमने जो ये झीलें पढ़ी थी, जो डल झील और जो वूलर झील हैं ये तो हैं ताज़े जल की या फिर मीठे जल की जो झीलें हैं वो, और जो ये पोगो ये है पांगांगसो और सोमुरीरी झील, ये दो झीलें हैं, ये हैं लवणीय झीलें। फिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पड़े वो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और जो ये चरार ए शरीफ हैं ये हैं वहाँ पे प्रसिद्ध जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं ये। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो भी जम्मू कश्मीर की राजधानी है जो श्रीनगर वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये सब हमने पढ़ा है उत्तर पश्चिमी हिमालय में। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट एक दो और हैं, ये हैं देखो, प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्य घाटियां पाई जाती हैं। जो ये अनुदैर्य घाटियां पाई जाती हैं ना इनको कहते हैं दून घाटियां। और इसमें जो कि जम्मू दून और जो पठानकोट दून है ना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दून कौन सी घाटियां कहलाती हैं, जो अनुदैर्य घाटियां होती हैं ना वो कहलाती हैं दून, और इनका जो एग्जाम्पल है वो है जम्मू दून और पठानकोट दून। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। दूसरा पॉइंट है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इससे पहले हम ये पॉइंट और देख लेते हैं, जो भी ये बॉक्सेस में होते हैं ना ये एग्जाम में जरूर आते हैं,
तो क्या दे रखा है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी जो है वो विसर्पी बहाव है, यानी कि कश्मीर घाटी में विसर्प कैसे बनते हैं, ये जैसे सांप चलता है इस तरह जो भी ये झेलम नदी है ना, इसका भाव कैसे है, विसर्प है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पानी तो ज़्यादा है लेकिन क्या है वहाँ पे जो पत्थर है जो भी अवरोधक है वो ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये देखिए कि यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील थी। जो भी यहाँ पे है ये घाटी, यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी झील थी जिसके कारण आज एक हिस्सा वर्तमान जो डल झील है ना वो दिखाई दे रहा है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। क्या कह रहा है इसमें कि ये माना जाता है कि पहले ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील थी लेकिन वो झील किसी कारणवश यहाँ पे अब नहीं रही, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि अब है डल लेक, बस इतना ही है ये। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कश्मीर घाटी है ना वहाँ पे जो झेलम नदी है उसमें विसर्प ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये क्या है, हिमालय का यह हिस्सा है ना, ये पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में जो घग्गर की जो सहायक नदी है ना काली नदी, इनके बीच स्थित है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, जो हिमालय का यह हिस्सा है जो हिमाचल वाला और जो उत्तराखंड हिमालय वाला, यह पश्चिम में तो रावी नदी और पूर्व में जो काली नदी है ना इनके बीच स्थित है। क्या, रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित भाग कौन सा है, हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। और यह भारत का दो मुख्य नदी तंत्रों जो कि सिंधु और गंगा, ये नदी तंत्र हैं, इनके द्वारा अपवाहित होता है। यानी कि जो सिंधु नदी और गंगा नदी है वो यहाँ बहती है। ठीक है, और जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियाँ, क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, 4 देंगे, एक जो असंगत होगी उसको आपने टिक करना होगा। तो जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं वो हैं रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक। दूसरा है गंगा नदी की सहायक नदियां होंगी वो हैं यमुना और घग्गर नदी, यमुना और घाघरा नदी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। देखो हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और जो लाहौल और जो स्पीति जिले हैं ना ये यहाँ पे उपमंडल हैं। ठीक है, आगे है हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो कौन सी हैं, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिमाचल और धौलाधर, और जो उत्तराखंड है उसमें नागतीबा भी कहा जाता है, किसको, लघु हिमालय को। तो क्या क्या है जो हिमालय की जो 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे, वो हैं वृहत हिमालय, लघु हिमालय और है तीसरी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली जो कि शिवालिक श्रेणी है। वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी जो है वो इसका पार्ट है। किसका पार्ट है ये, हिमाचल जो हिमालय है ना और जो उत्तराखंड हिमालय है उसका ये तीनों भाग हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं वो ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य आकर्षण केंद्र थे। पहले है ना जो भी ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे आते थे और यहाँ पे अपना जो प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो करते थे। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता था कि अधिक गर्मी के समय पे यहाँ पे आके वो काम करते थे। और इनका जो एग्जाम्पल है मुख्यतः जो पर्वत नगर हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से मुख्य पर्वत नगर छांटिए। तो धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंडाउन और रानीखेत, जो भी ये हैं ये सारे के सारे उत्तराखंड के जो हिमालय है उसके पार्ट हैं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के। आगे देखिए ये शिवालिक के बारे में दे रखा है बॉक्स में, ये पढ़ते हैं। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किससे, शिवावाला में भूगर्भिक रचनाएं हैं उनसे हुई है। और किसी समय यहाँ पर इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय होता था। ठीक है, जो बाद में मुख्य रूप से देहरादून में स्थापित कर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो शिवालिक है ना यहाँ पे पहले इंपीरियल जो था उसका सर्वे का मुख्यालय होता था जो कि बाद में शिफ्ट कर दिया गया देहरादून। और जो ये शिवालिक शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ये देहरादून के नज़दीक शिवाला में पाए जाने वाली जो भूगर्भिक रचनाएं हैं उनसे। आगे देखिए इस क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति हैं वो शिवालिक और दून है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालय है उसके 2 प्रमुख स्थल कौन से हैं, शिवालिक और दून। इसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण दून जो है वो हैं चंडीगढ़ कालका का दून,
ये है नालागढ़ दून, देहरादून और हरिके दून और कोटा दून। तो ये इम्पोर्टेंट दून कौन से हो गए हैं यहाँ पे, ये हैं देहरादून, नालागढ़ दून, चंडीगढ़ कालका दून, हरिके दून और कोटा दून। इसमें जो देहरादून है ना वो सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई है 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई है 22 से 25 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि देहरादून है वो कैसी घाटी है, वो उत्तराखंड और हिमाचल जो हिमालय है उसकी सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई तो है 35 से 45 किलोमीटर के बीच और चौड़ाई है 22 से 25 किलोमीटर के बीच। और यहाँ पे जो वृत्त हिमालय है ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कौन सी प्रजाति है, वो है भोटिया प्रजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि यहाँ पे भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश हैं। ये क्या करते हैं ग्रीष्म काल में, तो ये ऊंचाई पर जो ये घास के मैदान हैं वहाँ पे चले जाते हैं और जब ठंड का मौसम आता है तो ये वापिस घाटियों में लौट आते हैं। आगे देखिए, आगे है जो हमारे ये हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालय है इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ है, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय में है फूलों की घाटी। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आगे है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। ये सारे के सारे इसी में पाए जाते हैं, हिमालय के इसी एरिया में, जो कि हिमाचल का और उत्तराखंड का हिमालय का एरिया है ना, इसमें पाए जाते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड। और आगे है यहाँ पे 5 नदियों का संगम भी पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये हमारा तीसरा पार्ट है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसमें क्या है, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। देखो जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है ना, इसके पश्चिम में तो है नेपाल हिमालय और पूर्व में है भूटान हिमालय। और ये एक छोटा है लेकिन जो हिमालय पर्वत है ना उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दार्जिलिंग। ठीक है, यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो एक तो है तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी है जिसका जो बहाव है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जो कंचनजंगा है यहाँ पे, ये सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ ये पाई जाती है। और यहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं सिक्किम में। और क्या है यहाँ पे विशेषकर जो दार्जिलिंग है ना, यहाँ पे कौन रहता है, लेपचा जनजाति के लोग रहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। दार्जिलिंग में, सिक्किम में यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, लेपचा जनजाति रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो मिश्रित जनसंख्या है वो पाई जाती है जिसमें क्या है, बंगाली भी होंगे, नेपाली भी होंगे और जो मध्य भारत है उनकी जातियाँ भी पाई जाती हैं। और क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, और है इसमें फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे है ना जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनमें क्या है, मध्यम ढाल है यहाँ पे और गहरी और जीवाश्म युक्त जो मिट्टी है वो पाई जाती है। और संपूर्ण वर्ष यहाँ है वर्षा होती है और यहाँ पे मंद शीत ऋतु का फायदा लोग उठाते हैं। पहले यहाँ पे क्या होता था, जो अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने ये जो इसकी जितनी भी ये मौसम संबंधी दशाएं थी ना, कि यहाँ पे सारा साल वर्षा होती थी, जीवाश्म युक्त मिट्टी थी और मंद ढाल था। और यहाँ पे जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी थी ना, वो जो चाय हम उपजाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। और एक था ढलान था यहाँ पे, तो ढलान में जो सीढ़ीदार खेत बना के, और यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, वो चाय की खेती करते थे। इसीलिए उनको यहाँ से क्या मिला, चाय के बागान बनाए और यहाँ से बहुत ज़्यादा चाय के बागानों के कारण चाय की खेती करके बहुत फ़ायदा होता था। तो क्या हो गया, इसका मेन पॉइंट क्या बना, दार्जिलिंग में सबसे पहले जो ये बागान लगाए थे वो किसके लगाए गए थे, वो चाय के लगाए थे। किसने लगाए थे, अंग्रेजों ने लगाए थे। ठीक है, कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे है ना जो आवश्यक जो प्राकृतिक दशाएं थी वो चाय की खेती के लिए बहुत ही सूटेबल थी। ठीक है, आगे देखिए, और क्या है यहाँ पे, जो ये दार्जिलिंग है और जो ये सिक्किम वगैरह है और जो ये रमणीय जो प्रदेश हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो नेचर में घूमने के शौकीन होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं और सैर के लिए जाते हैं। और जो प्रकृति का जो भी सौंदर्य है ना वो उनको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में क्या है, देखो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेके और पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है। कहाँ पे, भूटान हिमालय से लेके और डीफू दर्रे तक फैला है अरुणाचल
जो हिमालय है वो। और इस पर्वत श्रेणी की जो सामान्य दिशा है ना वो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जो इसकी सामान्य ये दिशा है वो इस पर्वत श्रेणी की पाई जाती है। और इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंट जो चोटियां हैं ना वो हैं कांगतू, नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा और कांगतू ये इम्पोर्टेंट चोटियां हैं अरुणाचल हिमालय की फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद है आगे हमने क्या देखा कि ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गोर्ज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये गहरे गोर्ज बनाती हैं। ठीक है, आगे है ये नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गोर्ज बनाती है और कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं। तो क्वेश्चन बन जाए अरुणाचल हिमालय की प्रसिद्ध नदियां हैं वो कौन सी हैं? वो हैं दिबांग, दिहांग, सुबनसरी, कामेंग और लोहित। और ये 12 मासी नदियां हैं, यानी कि यहाँ पे सारा साल इन नदियों में पानी रहता है और ये वाटरफॉल भी बनाती हैं। इसीलिए वाटरफॉल है ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन वाटरफॉल को यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे क्या है, अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ निवास करती हैं। और इस क्षेत्र में पश्चिम में पूर्व में बसी जो भी जनजातियाँ हैं ना, कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी जनजातियाँ हैं उनके नाम दिए गए हैं मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। तो क्वेश्चन आ जाए कि अरुणाचल हिमालय में जो इम्पोर्टेंट जो जनजातियां हैं उनके नाम बताइए। तो वो हैं मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। और ये जो जितनी भी जनजातियां हैं ना ये मोस्टली जो कृषि करती हैं ना वो झूम की कृषि करती हैं, यानी कि झूम की खेती करती हैं। झूम खेती कौन सी? जैसे कुछ साल के लिए यहाँ पे हमने खेती की, जंगलों को काट के फिर यहाँ की उपजाऊ शक्ति कम होगी तो फिर उस एरिया को छोड़ के और दूसरी जगह पे चले गए। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, देखो यहाँ जो झूम है उस झूम की खेती के, झूम कृषि के और कौन से नाम हैं? स्थानांतरी कृषि, स्लैश और बर्न। ठीक है, आगे देखिए अब जो अरुणाचल हिमालय है इसमें और क्या है, यहाँ पे जैव विविधता है ना वो बहुत अधिक पाई जाती है। क्या है? जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है जिसके कारण विभिन्न घाटियों के बीच जो परिवहन का जुड़ाव है ना वो बहुत कम पाया जाता है। क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि है यहाँ पे। तो उबड़ खाबड़ होगी तो वहाँ पे जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग होंगे वो कम होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, परिवहन नाम मात्र का ही देखने को मिलता है। आगे है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे अरुणाचल से असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होते हुए यहाँ लोग जो है वो व्यापार या फिर कारोबार करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में क्या है, पूर्वी पहाड़ियों से इनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है वो देखिए। जो पूर्वी पहाड़ियाँ ना इनमें क्या है, ये पहाड़ियाँ जो हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, उत्तर से और दक्षिण की ओर फैली हुई हैं जो भी ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं ये। अच्छा, और क्या है, इन पहाड़ियों पे विभिन्न स्थानीय नाम हैं इन पहाड़ियों के, वो कौन से हैं? उत्तर में तो इन पहाड़ियों को कहा जाता है पटकाई बूम और नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में कहा जाता है मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। तो क्या क्या नाम हो गए इन पहाड़ियों के? इनके नाम हो गए हैं, उत्तर में तो कहलाती हैं पटकाई बूम, नागा और मणिपुर की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में कहलाती हैं मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये हैं पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, इनके नाम है ये, उत्तर और दक्षिण में इनको जो कहा जाता है। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं, यानी कि ये स्थानांतरी कृषि है जो वो करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ बराक जो नदी है ना वो मणिपुर की और मिजोरम की एक इम्पोर्टेंट नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि मणिपुर और मिजोरम की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, वो है बराक नदी। और एक पॉइंट आगे देखो अगली ही लाइन में, मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है। मणिपुर घाटी जो है उसके मध्य एक झील है और उस झील का नाम क्या है, लोकताक झील। लोकताक झील कहाँ है, मणिपुर घाटी के बीचों बीच है। ठीक है, और क्या है, यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है और मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मृदुल और असंगठित जो चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए हैं यहाँ पे। जो भी ये पूर्वी घाटियां हैं ना इनको उत्तर में तो कहा जाता है
पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ या फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ। फिर है दक्षिण में इनको कहा जाता है मिजो या लुसाई। फिर है ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं यानी कि झूम की खेती करते हैं। फिर है जो मणिपुर घाटी है ना, वहाँ पे एक झील है मणिपुर घाटी के बीचों बीच, वो कहलाती है लोकताक झील। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये है कि मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, वो है बराक नदी। फिर उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि मिजोरम को और क्या कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है, मिजोरम को कहा जाता है, और ये मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे देखिए, ये देखो, ये यहाँ पे लोकताक झील का जो है ये पिक्चर दिखाई हुई है, और ये मिजो की पहाड़ियाँ हैं लेफ्ट साइड में। आगे देखिए, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान जो है वहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नदी तंत्र हैं। वो कौन से हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ना, ये अपने साथ जो भी जलोढ़ बहा के लेके आती हैं ना, उससे बना है उत्तर भारत का मैदान। और इसकी लंबाई है लगभग 32,000 किलोमीटर, और औसतन चौड़ाई जो है वो है 150 से 300 किलोमीटर, और अधिकतम जो गहराई है यहाँ पे निक्षेप की वो है 1000 से 2000 मीटर। तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हमने अब तक, कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो जलोढ़ लाती हैं वो यहाँ बिछाती हैं, जिससे ये मैदान बना है। इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर, चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर, और अधिकतम गहराई है 1000 से 2000 मीटर। फिर है उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, भाबर, तराई और जलोढ़। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है उसको कौन से पार्ट में बांटते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। आगे जो जलोढ़ मैदान है उसको खादर और बांगर 2 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भाबर है ना, वो 8 से 10 किलोमीटर पतली ये चौड़ाई की एक पतली पट्टी होती है, जो कि शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली है। ठीक है, समानांतर कैसे, जैसे देखो इस तरह से ये शिवालिक है, और यहाँ इसके साथ साथ फैली है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी है, जो कि भाबर कहलाती है। और इसके कारण क्या है, हिमालय पर्वत की श्रेणियों से बाहर निकलती हुई जो नदियाँ हैं ना, वो जो भारी जल भार है, जैसे बड़े बड़े शैलखंड हो गए हैं, जो गोलाश्म हो गए हैं, ये वहाँ पे जमा कर देती हैं, और कभी कभी ये यहीं पे लुप्त भी हो जाती हैं नदियाँ। आगे है भाबर के दक्षिण में है जो भाग, वो कहलाता है तराई, और इसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर तक। भाबर क्षेत्र में जो भी नदियाँ विलुप्त हो जाती है ना, वो इस धरातल पर आकर इस पर और लौट आती हैं। ठीक है, तराइन पर, जो तराई है ना, जो कि भाबर के दक्षिण में है। ठीक है, उस पर क्या होता है, जो भी भाबर वाले प्रदेश में जो नदियाँ विलुप्त हो गई थी, वो यहाँ पे तराई वाले प्रदेश में आगे और दिखाई देने लग जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, और ये क्षेत्र है ना यहाँ पे अनूप बन जाता है, जिसे हम तराई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ रहता है, और यहाँ पे वन्य प्राणी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। आगे है जो तराई से दक्षिण में जो मैदान है वो पुराने और नए जलोढ़ से बना हुआ है, जिसके कारण उसको बांगर और खादर कहते हैं। तो देखो, हमने उत्तर भारत के मैदान में अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है जो सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो अपने साथ बहाकर जलोढ़ लेके आती हैं, और वो यहाँ पे मैदानों में इनको बिछा देती हैं जलोढ़ को। और जो भी ये जलोढ़ है ना, इसकी जो ये पूरा का पूरा जो मैदान बन गया है, इसकी लंबाई तो है 3200 किलोमीटर, चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर, और अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में हम बांटते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। फिर आगे हमने जलोढ़ मैदानों को 2 भागों में बांटा है, खादर और बांगर में। फिर हमने भाबर की जो डेफिनेशन है वो दी है। भाबर में हमने पढ़ा है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी होती है, जो कि शिवालिक जो गिरिपद है उसके समानांतर फैली होती है भाबर। और क्या होता है, यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं ना वो विलुप्त हो जाती हैं। और क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है तराई। तराई क्या है, जो भाबर के दक्षिण वाला भाग है ना, वो तराई भाग कहलाता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है। और जो भी नदियाँ भाबर वाले प्रदेश में विलुप्त हो गई थी ना, वो तराई वाले में आके हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे अनूप बनते हैं। और इस भाग को हम क्या कहते हैं,
तराई का भाग कहते हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है ये प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है और यहाँ पे जो भी वन्य जीव हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है तराई के दक्षिण में जो भाग है ना, जो मैदान है, उनको पुराने और नए जलोढ़ों से ये बने हुए हैं, जिनको हम क्रमशः कहते हैं बांगर और खादर। जो पुराने से बने हैं वो कहलाते हैं बांगर और जो नए से बने हैं वो कहलाते हैं खादर। ये हमने अब तक पढ़ा है। आगे देखिए, इस मैदान में जो नदी की जो प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दन और जो निक्षेपण की जो स्थलाकृतियां हैं ना, जैसे बालू की रोधिकाएं बन गई, विसर्प बन गए, गोखुर झीलें बन गई, गुम्फित नदियां बन गई, ये वाली पाई जाती हैं। और है फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वो मैदान नदीय द्वीप और बालू का जो रोधिकाएं होती हैं ना, उनके लिए ये जानी जाती हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती रहती है और जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता बदलकर और गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। गुम्फित वाहिकाएं हमने पढ़ा था कि देखो इस तरह से, जैसे यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अवसाद होंगे, फिर ये इस तरह से होती हैं, ये गुम्फित वाहिकाओं का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हो रहे हैं इसके, वो और देख लो। जो हमारा ये उत्तर भारत का मैदान है ना, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ये नदियां हैं, इनके मुहाने पर जो बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं वो बहुत ही यहाँ पे फेमस है। और जो सुंदरवन का डेल्टा है ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आगे है जो भी हरियाणा दिल्ली ये वाले राज्य है ना, ये सिंधु और गंगा नदी तंत्र जो है उनके बीच जल विभाजक का काम करते हैं। यानी कि सिंधु और गंगा नदी के जल को बांटने का काम कौन से दो राज्य करते हैं? हम एक तो ये हरियाणा करता है और एक दिल्ली करता है। ठीक है, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम दिशा में बहती है फ्रेंड्स। बस इंपॉर्टेंट ये था। और एक ये और देख लो, यहाँ की फसलें जो हैं हमारे उत्तरी मैदानों में कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, ये सारी जो फसलें हैं ये उत्तरी मैदानों में उगाई जाती हैं फ्रेंड्स। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो खेती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें क्या है, नदियों के मैदानों से 150 मीटर ऊंचाई पर जो उठा हुआ भाग है ना वो प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि तिकोना है। और ये कटा फटा जो खंड है वो है, ये तिकोना है, यानी कि त्रिभुजाकार में है, तिकोना है। और ये कटा फटा हुआ खंड है। और जो भी मैदान है ना नदियों के, उनसे 150 मीटर की ऊंचाई पर हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 600 से 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है। और उत्तर में पश्चिम में जो उत्तर पश्चिम है ना, वहाँ पे दिल्ली और कटक, जो कि अरावली का जो भी विस्तार है ना जहाँ पे, ये वाला हिस्सा, और पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होते हुए पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में जो ये कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं ये इतना इनका विस्तार है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है उत्तर पूर्व में जो शिलांग और जो कार्बी एंग्लो का पठार है ना, ये वाला जो भूखंड है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। कौन सा? कार्बी एंग्लोंग और जो शिलोंग है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। आगे देखिए, ये है हजारीबाग का पठार, पालायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर और कर्नाटक का पठार। ये सारे के सारे जो पठार हैं ये कहाँ पे किसके भाग हैं? प्रायद्वीपीय भाग हैं ये सारे के सारे। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये प्रायद्वीपीय पठार का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। काली मिट्टी पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार पर। और क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना ये अनेक हिस्से हैं। जैसे कभी तो इसका भूत्थान हो गया, कभी निमज्जन हो गया है, कभी विभंग हो गया, भ्रंश हो गए यहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ना ये प्रायद्वीपीय पठार पर चलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है, ये देखो इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड हैं और इसके धरातल को ये जटिल बनाते हैं। क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग में प्रायद्वीप के नदी खंड और जो महाखंड हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे चंबल, भिंड और मोरेना खंड इसके इम्पोर्टेंट जो ये खंड है ना उसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। आगे जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है इसको 3 भागों में बांटा है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। तो जो दक्कन का पठार है ना इसमें क्या क्या है, इसमें पश्चिम घाट,
जो पश्चिम में तो है पश्चिमी घाट और पूर्व में है पूर्वी घाट। ये दक्कन पठार का भाग है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट, और उत्तर में है सतपुड़ा और मैकाले और महादेव की पहाड़ियाँ। जो दक्कन का पठार है उसके उत्तर में है सतपुड़ा, मैकाले और महादेव की पहाड़ियाँ। और पश्चिम घाट को स्थायी तौर पर अनेक नाम भी दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा गया है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और ये कार्डमम की पहाड़ियाँ, इन नामों से इनको जाना गया है फ्रेंड्स। आगे है पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिम घाट है ना वो क्या है, पश्चिम घाट जो है वो ऊंचे हैं और इनकी जो औसत ऊंचाई है पश्चिम घाटों की वो है 1500 मीटर। फिर आगे है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है। जो पश्चिम घाट की अनायमलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ मैं वही पढ़ रही हूँ। फिर है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं। फिर ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो कहाँ हैं, पश्चिम घाट के, ये इस घाट के पश्चिमी घाट पर हैं। और फिर जो पूर्वी घाट जो है वो अविरत नहीं है, और यहाँ पे पूर्वी घाट पर जो पाई जाती हैं वो है महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। हमने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो पढ़ा। हाँ, ये पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, जैसे जो नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं, जावादी की पहाड़ियाँ, ये कुछ और इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगी ये सारी की सारी। फिर प्रायद्वीपीय भाग का जो मध्य उच्च भाग है उसमें क्या है, ये पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। जो पश्चिम में जो अरावली पर्वत है ना वो प्रायद्वीप का जो उच्च ये मध्य उच्च भूभाग है उससे सीमा बनाते हैं। और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत, और क्या है यहाँ पे समुद्र से इसकी ऊंचाई है वो है 600 से 900 मीटर तक। और दक्कन का पठार जो है वो इससे उत्तर की सीमा बनाता है। ये मध्य भूभाग है ना, इसके उत्तर में जो है वो दक्कन का पठार पाया जाता है फ्रेंड्स। और क्या है यहाँ अनुदैर्य रेत के टीबे पाए जाते हैं, और जो बरखान टीले हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो कायांतरिक चट्टाने हैं जैसे संगमरमर, स्लेट, ये सारे के सारे मध्य भूभाग में प्रायद्वीप के पाए जाते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, मध्य भाग का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका मध्य भाग है, उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो मध्य उच्च भूभाग है ना उसका पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है। और जो ये राजमहल की पहाड़ियाँ ना इनके दक्षिण में है छोटा नागपुर का पठार जो कि खनिजों का भंडार है। आगे पढ़ेंगे उत्तर पूर्व का पठार। जो उत्तर पूर्व का पठार है ये जो है ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ जो इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने का जो कारण है वो यही है। और राजमहल की पहाड़ियाँ मेघालय के पठार के भ्रंश जो घाटी बनी है ना इससे अलग हो गया था। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो इंडियन प्लेट थी ना वो उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी और जो मेघालय का जो पठार था उसके बीच में भ्रंश बन गया। भ्रंश बना तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो गई। और आज के टाइम पे जो भी ये कार्बी एंग्लो का पठार है और जो मेघालय है ये क्या है, ये वाले जो प्रदेश है ना ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग से दिखाई देते हैं। ठीक है, किस कारण से हुआ ये इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने से जो भ्रंश बनाना उसके कारण हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जो मेघालय का जो पठार है वहाँ पे 3 भागों में बट गया, ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में ये 3 पार्ट्स में बट गया है। फिर आगे है असम की जो कार्बी एंगलोंग की जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार भी यहाँ पे हुआ है। फिर है छोटा नागपुर के पठार के, इस तरह से जो मेघालय हो गया। फिर जैसे छोटा नागपुर के पठार में जो भी खनिज तत्व पाए जाते हैं ना वैसे जो ये मेघालय है वाला ये पठार वाला जो एरिया हो गया यहाँ पे भी बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाने लगे। कौन से कोयला, लोहा, चूने के पत्थर, यूरेनियम, सिलिमेनाइट, ये वाले खनिज भंडार कहाँ पाने लग गए, ये मेघालय का पठार जो है ना वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर आगे है चेरापूंजी नगन चट्टानों से ढका हुआ एक स्थान है और यहाँ पे वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। आगे देखिए भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल में क्या क्या है, भारतीय जो विशाल भारतीय मरुस्थल है वो अरावली की पहाड़ियों से
उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का जो मरुस्थल है ना वो अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है, उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर अनुदैर्घ्य जो रेत के टीले हैं और जो बरखान जो पाए जाते हैं ये इस तरह से ये वाले रेत के टीले हैं वो पाए जाते हैं भारतीय मरुस्थल में। शुष्क है मरुस्थल, यहाँ पे वनस्पति रहित है तो भी छोटी मोटी कटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और इसका क्या गुण है इस स्थलाकृति का, इसको मरुस्थली नाम से भी इसको जाना जाता है। और मेसोजोइक काल में इस क्षेत्र में समुद्र माना जाता था। क्या कहा जाता है कि मेसोजोइक काल में जो अब मरुस्थल है ना यहाँ पे समुद्र था। ऐसा क्यों कहा गया कि मेसोजोइक काल में यहाँ पे समुद्र था, क्योंकि यहाँ पे जो कास्ट जीवाश्म है ना वो वाले पाए गए हैं और जो समुद्रों के जो जीव होते थे उनके जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे मिले हैं, जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी आयु मापी गई है फ्रेंड्स। फिर आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या बनता है कि जो समुद्र वाला जो एरिया ना सॉरी ये मरुस्थल वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो हवा जो आती है फिर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती है रेत से वो वाली स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रेत के टीले हो गए, गारा हो गए, छत्रक हो गए, ये वाले जो स्थलाकृतियाँ वो यहाँ पे पाई जाती हैं। और है फ्रेंड्स मरुस्थल में जो इम्पोर्टेंट नदी बहती है वो कौन सी नदी है, वो है लूणी नदी। कौन सी नदी बहती है, लूणी नदी बहती है यहाँ पे। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो नदियाँ या झील है ना वो पलाया में मिल जाती हैं। पलाया क्या होती है, पलाया होती है खारे जल की छोटी छोटी झीलें होती हैं, उनको हम बोलते हैं पलाया। खारे जल की जो झील होगी वो क्या कहलाती है, पलाया कहलाती है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इस तरह से, पलाया किसे कहते हैं, खारे जल की झीलों को कहते हैं पलाया। और ये खारे जल की होती हैं इसीलिए ये क्या काम आती हैं, नमक बनाने के काम आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या है कि तटीय मैदान जो है वो क्या होते हैं, जो भी समुद्र तटों के साथ साथ बने होते हैं। पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो भागों में इनको हमने बांटा है। आगे देखिए पश्चिम तटीय मैदान है वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण भी हैं। क्या है, जो पश्चिम तटीय मैदान है ना वो जलमग्न जो तटीय मैदान है उनके भी उदाहरण हैं। और एक एग्जाम्पल दिया है और बताया गया है कि जो कि द्वारका है ना ये एक पौराणिक शहर, द्वारका किससे रिलेटेड है, श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और क्या कहा है कि यहाँ पे किसी समय में पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था ये। क्या ये कोई मान लो पहले जब ये द्वारका शहर था ना ये क्या था, पश्चिमी तट पर स्थित था, यानी कि इसके साथ साथ समुद्र था। और ये जलमग्न जब हुआ उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान पर एक संकीर्ण पट्टी मात्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, पतन और बंदरगाहें हैं वो यहाँ पे बन गई हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो बंदरगाहें हैं ये पश्चिमी भाग में ये है कांडला, मझगांव, और एक है ये JLN नावा शेवा, और एक है मरमागांव, मंगलोर और कोचीन। ये इम्पोर्टेंट बंदरगाहें हैं, ये इनके उदाहरण हैं। आगे है उत्तर में जो गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट पर जो फैले पश्चिमी तटीय मैदान है ना उनको किस प्रकार से बांटा गया है। देखो गुजरात का कच्छ काठियावाड़ का तट, और महाराष्ट्र का है कोंकण का तट, गोवा तट, कर्नाटक और केरल में है मालाबार तट। फिर है जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनके बीच में एक संकीर्ण परंतु एक ये उत्तर और दक्षिण में चौड़े चौड़े होते हैं वो तटीय भाग हैं। फिर हमने पढ़ा है मालाबार तट की जो विशेष स्थलाकृति है उसको हम कहते हैं कयाल। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति को कहा जाता है कयाल, जो कि मछली पकड़ने और जो अंतस्थलीय नौकायान होता है ना उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। पर्यटन के लिए ये आवश्यक पर्यटन के केंद्र हैं। और केरल में हर साल क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली यानी कि एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पे की जाती है, पुन्नामदा कयाल में की जाती है। फिर से देख लीजिए ये 2-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है कि जो पश्चिम तटीय मैदान है ना वो जलमग्न जो तटीय मैदान है उसके उदाहरण हैं। जो कि पश्चिमी तटीय भाग हैं वो जलमग्न तटीय भाग हैं। और ऐसा विश्वास माना जाता है कि जो द्वारका शहर था ना वो बिल्कुल पश्चिमी तट के साथ साथ था। जब वो जलमग्न हो गया उसके बाद यहाँ पे एक संकीर्ण पट्टी सी दिखाई देती है और यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह हैं। जैसे यहाँ इस साइड जो बंदरगाह बन गए हैं वो है कांडला,
ये नावाशेवा, मरमागोवा, मंजगांव, मंगलोर और कोचीन। फिर उत्तर में जो हैं वो क्या है, गुजरात के तट से, और दक्षिण में है वो है केरल तट पर फैले हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान वो हैं। और इनको फिर आगे बांटा है, गुजरात में बोला है कच्छ का ये तटीय मैदान, काठियावाड़ का, और फिर महाराष्ट्र में है कोंकण तट, गोवा में है गोवा का तट, और कर्नाटक और केरल में जो भी मालाबार तट है ना वो है। फिर पश्चिम तटीय मैदान है, वो बताया कि मध्य में इनके संकीर्ण है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये बीच से तो संकीर्ण है, और उत्तर दक्षिण दिशा में ये थोड़े थोड़े चौड़े होते गए हैं। फिर बताया कि जो तटों पर बहने वाली जो नदियां हैं ना वो डेल्टा नहीं बनाती हैं यहाँ पे, और जो मालाबार तट है यहाँ की एक विशेषता करती है जिसको कहते हैं बैक वाटर्स या कयाल, जिसको मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लोग आते हैं यहाँ पे पर्यटक का विशेष केंद्र भी है इसलिए ये। फिर हमने पढ़ा कि जो केरल में हर वर्ष एक नौका दौड़ की जाती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वलामकाली, और इसका आयोजन होता है पुन्नामदा कयाल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। फिर 2-3 लाइन और बची हैं वो और देख लीजिए। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा है, उभरा है, ठीक है। और पूर्व की ओर बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ना वो यहाँ लंबे लंबे डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो डेल्टा बनाती हैं, और जो उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय जो है वो कम पाए जाते हैं। क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा है कि जो कृष्णा कावेरी जो नदियां हैं वो यहाँ पे जो पूर्वी मैदान है यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, और जो पूर्वी मैदान है ना यहाँ पे जो ये पोताश्रय वगैरह और पतन है ना ये कम है। और यहाँ पे जो महाद्वीपीय शेल्फ है ना उसकी चौड़ाई है पूर्वी मैदानों पर, पूर्वी तटीय भागों पर मैदानी तटीय भागों पर 500 किलोमीटर है, जिसके कारण जो पतन और जो पोताश्रय हैं उनका जो विकास है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और आगे देखो ये बॉक्स वाला पॉइंट देखो, 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था। कौन सी थी, सुनामी आई थी फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। आगे है द्वीप समूह, द्वीप समूह बचा है, ये देखो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी के और दूसरा है अरब सागर के। कौन से द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है ना वो कितने हैं टोटल संख्या में, वो है 572। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। 572 जो द्वीप समूह है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ये तो आया हुआ भी है पहले 572 वाला। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। फिर आगे है रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप, यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, देखो यहाँ तक हमने द्वीप समूह में पढ़ा है कि दो प्रमुख जो द्वीप समूह है वो है, एक तो है बंगाल की खाड़ी का, दूसरा है अरब सागर का। फिर हमने पढ़ा है कि जो ये द्वीप समूह है ना ये टोटल बंगाल की खाड़ी में है 572 द्वीप समूह। फिर है जो ये द्वीप समूह है ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच ये स्थित हैं। फिर इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है ये हैं रिची और लबरिंथ द्वीप समूह। फिर 2 प्रमुख ये जो द्वीप समूह थे ये थे रिची और लबरिंथ। फिर हमने पढ़ा है बंगाल की खाड़ी को भी हमने द्वीप समूह के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा है, अंडमान के और निकोबार के। उत्तर में है अंडमान के और दक्षिण में है निकोबार के। ये यहाँ तक हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। आगे है समुद्र में जो पर्वतों का हिस्सा जलमग्न हो गया है तो कुछ छोटे छोटे द्वीप है ना उनकी उत्पत्ति हुई है, वो भी ज्वालामुखी से जुड़े हुए हैं। जैसे बैरन आइलैंड है वो भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि निकोबार द्वीप समूह पर है। फिर से देखो ऐसा द्वीप समूह जो कि जीवंत है वो सिर्फ एक है इंडिया में और वो है बैरन आइलैंड पर है और ये निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। और यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। आगे देखिए पश्चिमी तट के जो साथ साथ है ना कुछ परवाल निक्षेप पाए जाते हैं और खूबसूरत पुलीन भी पाए जाते हैं। क्या है, परवाल निक्षेप पाए जाते हैं पश्चिम तट पर और पुलीन पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, द्वीपों पर यहाँ संवहनीय वर्षा होती है और जो भूमध्य रेखीय प्रकार की जो वनस्पति है ना वो यहाँ पे उगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वनस्पति भी अधिक उपजाई जाएगी। फिर आगे देखिए, ये तो पहले हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी के। अब पढ़ते हैं हम अरब सागर के द्वीप।
अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हैं। तो अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप कौन से हैं? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हैं। ये द्वीप जो है ये 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाते हैं। केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से ये बना हुआ है। परवाल निक्षेप हम सबको पता ही है, जो भी परवाल जीव हैं उनके मर जाने के बाद जो भी उनका जो शरीर का खोल बच जाता है उनके जमने से बनते हैं ये द्वीप। फिर यहाँ 36 द्वीप पाए जाते हैं। हमने बंगाल की खाड़ी में 572 पढ़े थे, लेकिन अरब सागर में जो द्वीप पाए जाते हैं वो कितने हैं? वो हैं 36 द्वीप पाए जाते हैं। इनमें से 11 पर मानव आवास है, 36 में से 11 पर आदमी रहते हैं। मिनिकॉय जो द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे, जिसका क्षेत्रफल है 453 वर्ग किलोमीटर और पूरा का पूरा द्वीप समूह जो ये है 11 डिग्री चैनल पर 11 डिग्री चैनल को ये 2 भागों में बांटता है। उत्तर में है अमीनी द्वीप और दक्षिण में है कनानोरे का द्वीप। और इस द्वीप समूह पर जो तूफान है वो क्या करते हैं? पुलीन का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए मोटा मोटा, जो भी हमने ये अरब सागर के जो भी द्वीप पड़े हैं वो टोटल है संख्या में कितने? 36 और इनकी स्थिति है 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच। फिर हमने पढ़ा है कि ये केरल के तट पर 280 से लेके और 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरा का पूरा द्वीप समूह है वो परवाल के निक्षेप से बना है। और जो यहाँ पे जो 36 द्वीप है उनमें सबसे बड़ा है मिनिकॉय द्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 453 वर्ग किलोमीटर और पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल को 2 भागों में बांटता है। उत्तर में है अमीनी द्वीप और दक्षिण में है कनानोरे द्वीप। ये यहाँ तक था, ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको सोल्व कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, करेवा जो भूआकृति जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील पाई जाती है? वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो करेवा भूआकृति जो ये हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। फिर हमने पढ़ा है लोकताक झील। लोकताक झील कहाँ पे पाई जाती है? वो हमने शायद पढ़ा था मणिपुर में। तो ये सारा का सारा हमारा ये सेकंड चैप्टर था, जिसमें हमने जो भारत की पूरी जो संरचना थी, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड है, कहीं पे मरुस्थल हैं, कहीं पे द्वीप हैं, कहीं प्रायद्वीप हैं, कहीं पे हमारे मैदान है, ये हमने सारे के सारे इस लेसन में पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स। और इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे, आप इसको एक बार फिर से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।